नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट हम कर रहे थे। अब मेन बात मैंने आपको जो बताई थी वो ये कि भाई कोऑर्डिनेट में ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूशन किस तरीके से किया और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है ना, तो आप ये करेंगे कि भाई हाँ, कोऑर्डिनेट में से मैं 2-4 फॉर्मूले याद करके चला जाता हूँ, केवल उस पर बेस आ गए तो हो गए, अदरवाइज दिक्कत होगी। आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ये। आपको बताना है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है आपके सामने, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। बताने नहीं है, दे रखे हैं। 4 2 3 3 2 2, ठीक है। मान लेते हैं ये देखिए कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। आपको केंद्रक जी, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने चीज किस तरीके से पढ़ रखी है। अगर मैं आपसे बोलूं एक बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, पहले आप ये बात समझिएगा। अगर ये एक ट्रायंगल है ना, इसका कोऑर्डिनेट था, मान लेते हैं x1 y1, इसका था x2 y2, इसका था x3 y3, है ना। इसका कितना आएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2। मैं केवल x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, है ना। ये आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया कितना, x2 प्लस x3 अपॉन 2। केवल x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। y कोऑर्डिनेट की बात नहीं हो रही है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इस जो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़े का सेंट्रोइड क्या होगा, बड़े ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये होगा अपॉन 3, ये होगा, ठीक है। सेंट्रोइड यानी केंद्रक के अगर निर्देशांक निकालने हैं बड़े ट्रायंगल के तो ये आएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं छोटे ट्रायंगल के निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं छोटे ट्रायंगल का निकालता हूं तो क्या आएगा, छोटे ट्रायंगल का, ठीक है, तो क्या आएगा, ये प्लस ये प्लस ये अपॉन 3। ये प्लस ये प्लस ये अपॉन 3 करूंगा तो x1 2 बार नीचे 2 कट गया, x2 2 बार नीचे 2 कट गया, x3 2 बार नीचे 2 कट गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया, नीचे 3 आ गया। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल जो मिड पॉइंट से बनेगा उसका केंद्रक एक ही है, यानी सेम सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी एक, कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका जो केंद्रक है तो मिड पॉइंट वाले का केंद्रक भी वो ही होगा, ठीक है। और ये लॉजिकल है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है। यहां से आप बनाएंगे, यहां से पार करेगी, यहां से पार करेगी, यहां से पार करेगी, फिर इसी तरीके से यहां से अंदर से बनाएंगे, अंदर से बनाएंगे, अंदर से बनाएंगे, जी से पार करेगा। यानी अब मैं अगर क्वेश्चन पे आता हूं तो मुझे एक बात पता है, या मैं छोटे का केंद्रक निकालूं या बड़े का निकालूं, बात एक ही है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 बटा 3, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 2 बटा 3, 2 प्लस 3 प्लस 2 बटा 3, तो ये कितना आ गया, 3 और 7 बटे 3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए, पूरा क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको एक बात बताई कि भाई जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा उसका केंद्रक और बड़े वाले का केंद्रक एक ही होगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि यहां से पहले ये निकाला जाए फिर निकाला जाए, हम डायरेक्ट भी निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज आ गई है। अब मैं दूसरी चीज की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं दूसरी चीज की बात करता हूं, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
मैं ये सॉल्यूशन हटाता हूं। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, 4 2 3 3 2 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका केंद्रक भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। दोनों पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोऑर्डिनेट में ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेट में ना इस तरीके के ऑप्शन आपको काफी बार मिलेंगे जिसमें आप केवल क्वाड्रेंट देख के कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट पड़ेगा उसे देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। मैंने देखा कि ये ट्राइंगल यहाँ पर पड़ेगा पहले क्वाड्रेंट में, तो केंद्रक भी तो पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यहाँ 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 थोड़ी हो सकता है। तो यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए क्या कह रहा है। एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 शीट्स आपको इस तरीके से दे रखे हैं। आपको चौथा शीट बताना है क्या होगा। ठीक है, चौथा शीट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चौथे शीर्ष के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो। चौथे शीर्ष के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x1 माइनस x2 प्लस x3। ये चौथा शीर्ष होता है, y1 माइनस y2 प्लस y3, है ना। ये फोर्थ चौथा वर्टेक्स होता है। अगर x1 माइनस x2 माइनस प्लस x3 मैं करता हूं तो मैं देखता हूं -1 -3 -4 प्लस 2 -2। इसी तरीके से मैं y1 वाला करता हूं 0 -1 प्लस 2 प्लस 1। तो -2 1 आपका फोर्थ वर्टेक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? देखिए इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कराया, अदरवाइज आप बुक वगैरह में देखेंगे ना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। बुक वगैरह में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि भाई ये आपने तीनों बना दिए, -1 0, ये आपने बना दिया 3 1, ये आपने बना दिया 2 2। तो वो ये बोलेगा इसका मिड पॉइंट निकालो और इसका मिड पॉइंट निकालो और मिड पॉइंट को इक्वल करो, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लो और फिर आंसर निकालेगा। ठीक है, हमने वो नहीं करना, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ठीक है, ये उसी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए किसी ने अगर वो फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा है तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने ज्यादातर कि रेंज कितनी फैली हुई है इसकी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4 शीट्स हैं पैरेललोग्राम के, ए बी सी डी लगातार ये। ठीक है, लगातार वो दे रखे हैं वर्टेक्स आपको। ठीक है, अब वो पूछता है पी की वैल्यू क्या होगी। पी इक्वल्स टू क्या? हमें पता है कि चौथा शीर्ष किसके बराबर होता है? चौथा शीर्ष पी है। ये x1 माइनस x2 6 माइनस 4 प्लस 9, तो ये कितना आ गया? पी की वैल्यू 11 आ गई, 11 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन इस तरीके से घूम सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सीधी सी बात, मेरे को y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है क्योंकि p यहां पर है। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही है, हो सकता है एग्जामिनर ये कर दे ये p है ये q है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, एक p है और एक q है और दूसरा आपसे पूछ सकता है क्या आएगा। ठीक है, हो सकता है उसने ये q लिख दिया ये p लिख दिया और पूछ लिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, बताइए क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या है? एक सेकंड वेट। -1, एक सेकंड रुक जाइए। 2 3 1 2 3 3 क्वेश्चन। अच्छा रुक जाइए, और क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे मेरे को, रुक जाइए।
बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि रिफ्लेक्शन पे ना क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आ रहे हैं काफी एग्जाम में। मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है -1 3 का रिफ्लेक्शन निकालना है आपको इन लाइन x इक्वल टू -4 पे, ठीक है। और ऑप्शन है आपके सामने -7 -3 -7 3, ठीक है, 7 -3 और 7 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन x इक्वल टू -4, बहुत ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्शन पे बेस लगातार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को करना कैसे है, रिफ्लेक्शन के अंदर ना कुछ एक चीजें जानकारी आपको रखनी है पहले से, ठीक है। रिफ्लेक्शन का आंसर इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, क्योंकि कई जगह मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, उससे हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बनाता हूं -1 3। -1 3 पॉइंट कहां बनेगा, यहां पर, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। लाइन कौन सी दे रखी है, x इक्वल टू -4, ठीक है। x इक्वल टू -4 में रिफ्लेक्शन बनाना है। एक सेकेंड हो जाइए, ये है -1 3। x इक्वल टू -4 अगर मैं लाइन बनाता हूं, किधर बनेगी, ध्यान से देखिएगा, वो लाइन बनेगी आपकी इधर, ठीक है। इस लाइन को मैं बोल देता हूं x इक्वल टू -4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दो बातें मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको। पहली चीज ये देखिए, रिफ्लेक्शन निकालना है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि यहां पर अगर ये लाइन है, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है, यानी एक ऐसा पॉइंट जितना दूर वो यहां से है उतना ही दूर यहां से होगा, पहली बात, ठीक है। और जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट आएगा कहीं, ठीक है। आप जितना दूर खड़े हैं ये उतनी ही दूर पीछे जाएगा। आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट बनेगी, जैसे मिरर में आपकी इमेज बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं कैलकुलेट नहीं करता। पहला तरीका यह है कि मैं अगर ऑप्शन से करूं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो क्वाड्रेंट बेस्ड है, ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखिए क्वाड्रेंट बेस्ड है। अब आप कहेंगे सर क्वाड्रेंट बेस्ड कैसे है, मैं आपसे बोलूंगा क्या आपको ये नजर आ रहा है, ये माइनस माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है और ये प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट अलग अलग हो गए सारे, और 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, 4 ही ऑप्शन है। तो केवल क्वाड्रेंट देखकर ही आपका आंसर आ सकता है कि कौन से चतुर्थांश में ये पॉइंट पड़ेगा। अगर इसकी रिफ्लेक्शन इसके अलोंग निकालनी है तो ये यहां से इधर ही जाएगा, ये यहां से यहां नहीं आएगा। यहां से अगर इधर जाएगा तो क्वाड्रेंट तो सेम ही रहेगा, सेम क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सेम क्वाड्रेंट, ठीक है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आई है? जल्दी से mg टाइप करें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा। शुक्रिया भाई। राइट में क्यों बनेगा भाई, एक बार बताइए, राइट में क्यों बनेगा? ये वाली लाइन यहां पर है, अगर ये लाइन यहां होती तो ये घूम के इधर बनता, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गई पहली चीज कि भाई ये पॉइंट था, ये एक्सिस थी, इसके अलोंग यहां पर इमेज बनेगी, ठीक है, यहां रिफ्लेक्शन आएगा इसका, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हमने देखा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अब आगे आते हैं, अब मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब मान लेते हैं मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे ये कैलकुलेट करना है। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इसे, ध्यान से देखिएगा, देखिए जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, यानी ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। बहुत सीधी सी बात, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का मतलब है -4 जो है मिड पॉइंट है। अब एक चीज देखने वाली है
कि भाई जितनी आपकी हाइट होगी हाइट तो उतनी आएगी, हाइट कितनी है 3, यानी y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। यानी x के अलोंग अगर निकालने हैं तो y सेम रहेगा और y के अलोंग निकालते हैं तो x सेम रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो यही आ गई, यानी 3 आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए -4 है, बीच की लाइन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि ये -4 है, बीच की लाइन, ठीक है, ये -1 है, ये क्या आएगा, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं -4 का मतलब क्या हो गया, -4 का अगर मैं दुगना करता हूं तो -8 हो गया, यानी इन दोनों का टोटल करके -8 होना चाहिए। तो यहां -7 अगर होगा तभी ये -4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये -4 है, x इक्वल टू -4, ये मिड पॉइंट है। ये कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ पर 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट आगे होगा, ठीक है, तो 7 आ जाएगा विद माइनस साइन। पर मैंने क्या किया, मैंने ये करा कि भाई -4 है, -4 का दुगना -8, -8 इसमें कब जोड़ने पर आएगा, जब मैं इसमें -7 जोड़ूंगा। तो यानी ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ये -7 हो गया, और -7 3 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल भाई, रिफ्लेक्शन टाइप ही है बिल्कुल मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन बताना है इस पॉइंट का इन x इक्वल टू 1 पे, और ऑप्शन है आपके सामने 3 -5 -3 -5 3 5 और -3 5, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन बताना है -5 1 5 का इन x इक्वल टू 1 पे। ध्यान से देखिएगा भाई, 2 गुना इसलिए किया क्योंकि मिड पॉइंट था वो, ठीक है। आप यहां पर ये करते कि भाई ये x1 है और ये x2 है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी है -4, यानी x1 प्लस x2 कितना आ गया -8। तो -8 आना चाहिए दोनों को जोड़ने पर। -1 में क्या जोड़े कि -8 आ जाए, तो x2 के लिए सॉल्व करेंगे -7 आ जाएगा। वो मैंने लॉजिकली समझा दिया आपको। अगर आप देखते हैं ये क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, -1 5 यहां पर पड़ेगा, ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे रिफ्लेक्शन निकालना है, ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब जिस हिसाब से मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं उस हिसाब से मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो आंसर आएगा वो आएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन इस लाइन के अलोंग यहां बनेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है 3 5, तो 3 5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं मैं इसे बनाना चाहता हूं, मैं ऑप्शन से नहीं करना चाहता, तो अगर x की बात हो रही है x इक्वल टू 1 की, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, 5 का 5 रहेगा। अब बात करते हैं x कोऑर्डिनेट क्या आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 का दुगना कितना हो गया 2, ठीक है। इसमें क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, इसमें अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा -1 में, तो 3 यहां पर आ गया, 5 यहां पर आ गया, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भाई बता दिया मैंने विदाउट ऑप्शन भी कैसे करना है आपको। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कहीं पर दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन करते करते क्लियर हो जाएगी। इन y इक्वल टू 1, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और सारे मेंस में आए हैं। बताइए जल्दी से बताइए क्या आएगा। ध्यान से, क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए ये होता है, y इक्वल टू 1 कहां होगा, यहां होगा, ये y इक्वल टू 1 है। पॉइंट कहां है 4 -3, यहां पर होगा 4 -3। मैं ऑप्शन से जब तक जा सकता हूं जब तक यहां पर केवल साइन का खेल है, ठीक है। अगर यहां पर 2 ऑप्शन मैच कर गए तो मैं ऑप्शन से नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। यानी अब इसका रिफ्लेक्शन मैं निकालूं तो कहां पर निकलेगा, ये यहां निकलेगा,
ये यहाँ निकलेगा। यहाँ क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब, एक सेकंड रुक जाइए, कोई ऑप्शन सेम लिख दिया मैंने लग रहा है। एक सेकंड, 4 5, ये 4 5 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आ गया आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि एक जैसे लिख गए थे, ये भी -4 था, ये भी -4, वो 4 5 था। अब मान लेते हैं कोई बच्चा बनाना चाहता है, तो वो ये देखिए कि भाई y के अलोंग अगर निकालना है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है, 4 का 4 आ गया। y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो देखिए यहाँ कितना है, -3, ये कितना है 1, इसका दुगना करूंगा। दुगना इसलिए करा क्योंकि मैंने टोटल लेंथ निकाल ली, दुगना करने पर टोटल लेंथ कितनी आ गई, 2। इसका मतलब है यहां पर अगर आप 5 लिखेंगे और उसके अंदर -3 जोड़ेंगे तब 2 आएगा, तो 4 और 5 मेरा आंसर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के कम से कम 7 8 10 क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चन लेके चलूंगा। -2 5 इन x इक्वल टू -1, इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है। -2 -7, 0 और 5, 2 और 5, -2 7, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई x इक्वल टू -1 कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। ये तो x इक्वल टू -1 है। -2 5 कहां पर रहेगा, यहां पर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, वो देखने वाली चीज ये है कि अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन निकालता हूं, वो इस तरफ आएगी, इस लाइन के इस तरफ। अगर यहां पर पड़ता है, ठीक है, देखिए अगर यहां पर पड़ता है, हो सकता है वो यहां पर ही पड़ जाए, या ये भी हो सकता है यहां पर भी पड़ जाए। पर इस तरीके के अब मेरे पास 2 ऑप्शन मिल गए, मुझे ये तो पता लग गया ये दोनों आंसर नहीं है, पर इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और उसके लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है तो वो उठ के यहां पर भी हो सकता है एक्सिस पे, यहां पर भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है कहीं, ठीक है। उसके लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ध्यान से देखिए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए y डिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि ऑप्शन में भी सेम है, इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल x वाला कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है उसे समझना। ये x इक्वल टू -1 है, ठीक है, और ये पॉइंट है -2, ठीक है। ये पॉइंट बताना है कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक। आपको एक बात पता है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ये बात तो सबको पता है आपको, है ना। ये कितना डिस्टेंस है, अगर मैं 1 से 2 की बात करूं तो 1 यूनिट, अगर मैं 1 यूनिट और जोड़ देता हूं तो ये 0 आ जाएगा नंबर लाइन पे, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 0 5 आ जाएगा। और मैं अभी तक क्या कर रहा हूं, मैं टोटल करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा कि भाई ये x इक्वल टू -1 है, -1 का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। -1 का मतलब क्या है, ये x इक्वल टू -1, ये लाइन खींची गई है, क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये हमने पढ़ा था ना कि भाई अगर ये -2 5 है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये मेरे को निकालना है, x वाला निकालना है मेरे को, y वाला मैं नहीं देख रहा, मेरे को केवल x वाला निकालना है। हमने यही तो पढ़ा था, ये प्लस ये अगर जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये कितना आ गया, x - 2 इक्वल टू -1 इंटू 2। तो मैं हर क्वेश्चन में यही कर रहा हूं, इसको 2 से गुणा कर रहा हूं और जो आएगा वो इन दोनों का सम होगा। इसको 2 से गुणा किया, -2 इन दोनों का सम होना चाहिए, वो कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 0 5, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है ना सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, मेंस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 3
इन y इक्वल्स टू 4, ठीक है। आइए देखते हैं 2 3 इन y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 कहाँ होगा, यहां होगा, है ना। ये y इक्वल्स टू 4 है। 0.23 कहाँ होगा, यहां होगा, है ना। इसका अगर आप रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो यहां निकलेगा, यानी ये बात तो पक्की है कि दोनों पॉजिटिव आएंगे। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बनाने वाला पार्ट मैं इसमें नहीं करूंगा, ठीक है। प्री में भी आए हुए देखिए काफी सारे क्वेश्चन भाई इस टाइप के। पहला क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 3 - 5 इन ओरिजिन। अब ओरिजिन के अलोंग बताना है। थ्री माइनस फाइव अगर मैं बनाता हूं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये रहा, ठीक है। अगर इसके अलोंग निकालना है, ध्यान से बात समझिएगा, ओरिजिन वाली ये ओरिजिन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जितना ये यहां से दूर है उतना ये पॉइंट यहां से दूर होगा, ठीक है। यानी ये अगर 0 0 है, ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालनी है तो कहां जाएगा, ये उठ के सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा दे रखा है, केवल बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, जो ओरिजिन है वो मिड पॉइंट होगा। कब हो सकता है, जब 3 में -3 लें और -5 में +5 लें, क्योंकि ऐड करके 0 ऐड करके 0, तब जाके 0 0 जो है मिड पॉइंट बनेगा, तब ये ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये -0.5 और 6 इन x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन बताना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, -0.5 और 6 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, ठीक है। x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है, इसका मतलब है ये पॉइंट यहां पर है, यहां से कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहां, ठीक है। क्योंकि x एक्सिस तो यही है, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। यानी y इक्वल्स टू 0 आ गया आपका, एक तरीके से y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये 6 है तो यहां पर क्या आएगा, -6। नहीं तो मैं पहली चीज तो ये देखूंगा थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव किस में है, ये कट गया, ये कट गया, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। मैं ये देख पा रहा हूं, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूं। फिर मैं एक बात देखता हूं, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। लॉजिकली सोचिए, अगर यहाँ शीशा लगा है, ठीक है, यहाँ पानी है, यहाँ आप खड़े हैं, आपके उल्टी इमेज बन गई, वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी पहले आप खड़े थे, ठीक है। तो यानी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, -0.5, इसलिए मैं बी ऑप्शन काट दूंगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकेंड, एक और रह गया, इसमें एक वाई वाला भी क्वेश्चन बन जाता है। मैं सारी वैरायटी जितनी पॉसिबल है ना वो लेके चल रहा हूं। वाई वाला क्या है, 0.2 और -3.5 इन वाई एक्सिस। वाई एक्स के साथ बताना है रिफ्लेक्शन क्या बनेगा। ऑप्शन है ये, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का है ये।
ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने। ध्यान से देखिए, y सेम नहीं रहेगा भाई, इसमें y सेम नहीं रहेगा, y तो 0 हो गया ना नेट, जितना ऊपर है उतना नीचे आएगा, केवल साइन चेंज हो जाएंगे, नंबर सेम रहेगा। अब अगर मैं यहां देखता हूं 2 माइनस 3.5, ये कहां पर हो गया, यहां पर 2 माइनस 3.5, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन निकालना है वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस कौन सी है, ये, यानी कहने का मतलब है जितना दूरी है यहां होगा, रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, यहां पर, ठीक है। लॉजिकल बात ये कहती है कि भाई फोर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ये भी, दो ऑप्शन कट गए, ठीक है। पर जितनी ये दूरी थी उतनी दूरी ये रहेगी, पर नेगेटिव में, हाँ हाइट सेम रहेगी। अगर आप हाइट की बात करते हैं, हाइट सेम रहेगी, -3.5 -3.5, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन पे जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन की, वो मैंने सारी यहां पर ले ली है, इस एक्सिस के दौरान, उस एक्सिस के दौरान, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, ओरिजिन, सारी हमने ले ली है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है ना। कुछ एक क्वेश्चन अभी आगे आएंगे जो घूमे हुए होंगे, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, k की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका ये है, एक त्रिभुज आपके सामने ये है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और एक माध्यिका है ये, मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है। ये इस मीडियन की इक्वेशन दे रखी है और k की वैल्यू आपको बतानी है। अब इसमें क्वेश्चन में दिक्कत ये है, ठीक है, क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ये नहीं दे रखा माध्यिका बनाई कहां से गई है, यहां से बनाई गई है, यहां से बनाई गई है, यहां से बनाई गई है, ठीक है। पर मुझे एक बात पता है कि माध्यिका जहां मर्जी से बनाई गई हो, चाहे वो ए से बनाई गई हो, चाहे वो बी से बनाई गई हो, चाहे वो सी से बनाई गई हो, पास तो वो केंद्रक से होकर ही जाएगी, यानी जी से। अगर मैं जी के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 3, -5 -1 -6 अपॉन 3 यानी -2, ठीक है। 4 प्लस 2 प्लस 3 9, 9/3 यानी 3, यानी जो केंद्रक मैंने निकाला ये इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो माध्यिका जो है वो आपको दे नहीं रखी थी कि कहां से पार होके गुजरेगी, ये यहां से जाएगी, सी से जाएगी, ये यहां से जाएगी। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो माध्यिका बनाई गई है वो जी से होके जरूर जाएगी, इसलिए इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, चाहे वो यहां से बनाई गई हो, यहां से या यहां से। x की जगह अगर मैं -2 डालता हूं और y की जगह मैं 3 डालता हूं, तो k की वैल्यू मेरे लिए क्या निकलती है, -6 -2 यानी -8, यानी +8 हो गया। तो k की वैल्यू मेरी 8 आ गई, 8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना सभी को। देखिए ये लॉजिकल है पूरा, अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज नहीं है ज्योमेट्री की तो ये हो नहीं पाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम ही इसलिए है कि ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज है और काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है ये, A straight line L is perpendicular to the line 5x minus y. The area of triangle formed by line L and coordinate axis is 5. Find the equation of line. ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक सीधी रेखा L ये परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, ठीक है। मैं पूछता हूं इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, -(x) कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट यानी 5 आ गया, ठीक है।
अब जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो हम ये बोलते हैं m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो एक का स्लोप अगर 5 है, ठीक है, तो दूसरी का क्या आ जाएगा, -1/5। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5। ठीक है, यानी इसका जो स्लोप होगा वो -1/5 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे वापस -1 आ जाएगा, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, बिल्कुल आराम आराम से बताया मैंने ये आपको। अब वो बोलता है कि इस लाइन के द्वारा जो ट्राइंगल बनाया गया एक्सिस के साथ उसका एरिया 5 है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाता हूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, m कितना है, ये है x प्लस सी, तो ये क्या बन गया, 5y प्लस x प्लस 5c। 5c को मैं c डैश ले लेता हूं। ठीक है, दोबारा से लिखता हूं, रुक जाइए, जिससे आपको क्लियरली समझ आए, इस तरीके से लिखता हूं। ये 5 है तो x प्लस 5y बराबर हो गया 5c के, और मैं लिख सकता हूं x प्लस 5y माइनस 5c इक्वल टू 0। और 5c को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं कोई भी, x प्लस 5y, देखिए 5c को मैंने क्या करा, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, c डैश इक्वल टू 0। अब उसने क्या दे रखा है, ये जो लाइन जो है, ये एंगल, ये जो लाइन जो है जो त्रिभुज बनाएगी, मैं अगले पेज पे लेता हूं, 5x प्लस वाई प्लस सी डैश 5y प्लस x इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनाएगी इसका एरिया दे रखा, वो हमने क्या पढ़ा था, इसका स्क्वायर अपॉन 2ab, ये बराबर है किसके, ये बराबर है आपके 5 के। तो 2 पंजे 10 पंजे 50, यानी सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, +-5√2, ये आ गई सी डैश की वैल्यू। यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं ये लिख सकता हूँ +-5√2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 5y प्लस -5√2 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ध्यान से देखिए एक बार और, सबसे पहले वो बोलता है एक लाइन L इसके परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन के। इस बात का मतलब यही था कि जो स्लोप इसका होगा 5, उसको अगर इसके स्लोप के साथ गुणा करें तो -1 आना चाहिए, इसका स्लोप -1/5 आ गया। इससे मैंने इसकी इक्वेशन निकाली 1। वो स्लोप फॉर्म हमने पढ़ी थी, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म हमने पढ़ी थी। स्लोप यहाँ पर है, इंटरसेप्ट यहाँ पर है, y इक्वल टू mx प्लस सी, मल्टीप्लाई किया, मैंने इक्वेशन बनाया, ये आ गया। 5c को मैंने c डैश लिख दिया, -5c को, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, कुछ भी हो, मैंने c डैश लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसका एरिया निकाला, इसका जब मैंने एरिया निकाला तो क्या आया, c डैश स्क्वायर अपॉन 2ab, जो हमने हमेशा पढ़ा है। c डैश की वैल्यू आ गई ये मैंने यहाँ पुट किया और ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखिए थोड़े बहुत घूमे हुए क्वेश्चन भी करके जाने पड़ेंगे आगे, अगर पेपर में घूमती है कोई चीज आपको आनी चाहिए पहले से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके सामने ना एक चीज और है, अगर मेरे सामने ऑप्शन होते, मैं पता क्या देखता, मैं देखता कि भाई इसका स्लोप कितना है, 5 है, ठीक है, तो अब वाली का कितना होगा, -1/5। अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, इसका स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट, कितना आ गया, -1/5। मैं देखता 4 में से कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनका स्लोप -1/5 है। ठीक है, उन ऑप्शन को रख लेता, बाकी को काट देता, क्योंकि पूरा सॉल्व करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, पेपर में टाइम ले लेगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता। अब मैं देखता जो इक्वेशन मेरे को दे रखी है, क्या उसका एरिया 5 आ रहा है, वो कैसे निकालते हैं, c² अपॉन 2ab
मैंने बताया था ना एक इक्वेशन अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। तो सी स्क्वायर यानी 50 हो गया अपॉन 2 इंटू 5 यानी 10, 50 अपॉन 10 कितना आ गया 5 आ गया, वो मेरा आंसर हो गया। मैं ऐसी इक्वेशन देखता जो पहले स्लोप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती और बाद में एरिया वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती, और इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करता। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन से भी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा पूरा थोड़ी बनाना है, इतना थोड़ी काम करते रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है कि ऑप्शन से कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है? एक लाइन है ये 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक पॉइंट ये है 3 माइनस 2, ये डिस्टेंस बताना है d कितना हुआ परपेंडिकुलर। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि d अगर निकालना है, x की जगह x की वैल्यू रख दो 12 इंटू 3, y की जगह y की वैल्यू रख दो -2 प्लस 6, ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर मैं देखता हूं नीचे तो 13 आ गया, ऊपर क्या आएगा 36 और 6 42 माइनस 42 प्लस 10 52, तो आंसर कितना आ गया 4। 4 मेरा आंसर आ जाएगा, 4 यूनिट मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस है। ठीक है, सी भाई कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने इसके अंदर, x की जगह x की वैल्यू पुट करो, y की जगह y की वैल्यू पुट करो, नीचे अंडर रूट ऑफ x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, और इधर ये भी लगाना जरूरी है, अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन है जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 है, और इसका परपेंडिकुलर जो है, ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एक फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, अगर ध्यान हो आपको, मैंने एक फॉर्मेशन आपको बताई थी परपेंडिकुलर वाली, जिसके अंदर मैंने बताया था x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर होगा किसके? p के। p क्या है? परपेंडिकुलर। अगर मैं देखता हूं x cos 60 यानी x/2 प्लस y sin 60 बराबर हो गया 5 के, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस √3y बराबर हो गया किसके? 10 के। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें इतना दिमाग वाली लगाने वाली चीज नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, उस रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु इससे होके गुजरती है और 60 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है और इस पॉइंट से होके गुजरती है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, tan थीटा किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर होता है, जिसे आप m से डिनोट करते हैं। स्लोप बोले, m बोले, tan थीटा बोले, बात एक ही है। फिर हमने एक फॉर्मेशन पढ़ी है y माइनस y1 बराबर हो गया m x माइनस x1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो y प्लस 4 x√3 माइनस 3√3, तो यह आ गया आपका x√3 माइनस y प्लस माइनस 3√3 माइनस 4। ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, यानी ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और है, इसे मैं अगर तमीज से लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा
√3x माइनस वाई बराबर होगा 4 + 3√3, अगर मैं तमीज से लिखता हूं तो। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये लाया मैं लेकिन बना के पूरा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ऑप्शन से आराम से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। आपको करना क्या होता है, केवल जो कंडीशन दी गई है उसी तो सेटिस्फाई कराना होता है। अगर मैं सबसे पहले देखूं स्लोप 60 डिग्री यानी √3 होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। √3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि चारों ऑप्शन में वो √3 आएगा, नहीं होगा ऐसा, आप चेक कर लेना बुक में। ठीक है, 90% केस में तो एक ही ऑप्शन मिलेगा और वही आंसर हो जाएगा। 10% केस में दोबारा से वेरीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यार ये इस लाइन से, इस पॉइंट से भी तो होके गुजर रहा है। x की जगह 3 रखिए 3√3, y की जगह -4 रखिए तो देखिए वापस यही आ रहा है ना, तो ऑप्शन से भी मेरा आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। कितने लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर पाएंगे, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए बेसिक तो मैं पूरा लेकर ही चल रहा हूं कि बेसिक में कैसे होगा, साथ के साथ ये भी बता रहा हूं एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में मैं इसमें इतनी राम कहानी नहीं लिखूंगा बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम में कौन देख रहा है आपने आंसर कैसे मार्क किए, हम लॉजिक से सही आंसर मार्क कर रहे हैं, बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। c² अपॉन 2ab कितना आंसर आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, c² अपॉन 2ab ये मेरा आंसर हो गया। -3 नहीं भाई, 3 लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एरिया पॉजिटिव लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फॉर्म्ड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड द लाइंस एक सेकेंड हो जाइए, क्वेश्चन में ढंग से लिख देता हूं। एंड द लाइंस 3x + 4y = 12 एंड 6x + 8y = 60। ये क्वेश्चन है CGL 2012 का, मुझे ध्यान है मेरे एग्जाम में आया था। CGL 2012 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आप सोचिए उस टाइम में आया था ये क्वेश्चन CGL 2012 में, आज से लगभग 9 साल पहले। ठीक है, 8-9 साल पहले ये क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेट का। आज की डेट में भी देखेंगे कोऑर्डिनेट के ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उस टाइम में कई बच्चे ये सोच के रह गए थे कि ये ट्रिपेजियम कहाँ से आ गया, हम तो कोऑर्डिनेट में कुछ और पढ़ कर आए हैं, या कई बच्चे नहीं पढ़ के गए थे, उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था कुछ भी। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई है, ध्यान हो अगर आपको, भाई देखो अगर जो भी चीज बता रहा हूं ना ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। मैंने आपको क्या बताया था, ax + by + c = 0 अगर है और दूसरा भी ax + by + c = 0 है, तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, एक दूसरे पे चढ़ी हुई। ठीक है, और अगर ax + by + c 1 = 0 है और दूसरा है ax + by + c2 = 0, तो ये कैसी लाइन बनेंगी, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी क्योंकि c1 c2 अलग होगा। ठीक है, और अगर ये डिफरेंट है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो ये चीज तो मेरे दिमाग में है, अगर c1 c2 डिफरेंट है तो क्या मतलब है, पैरेलल लाइन बनेंगी, पक्का पैरेलल लाइन बनेगी। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे काटता हूं 2 से तो 3x + 4y = 30 आ गया ना। और यहीं से मुझे पता लगा कि भाई सेम है तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। अब मुझे ये भी पता है कि, ध्यान से देखिए, अब मुझे ये भी पता है कि इस लाइन का ट्रायंगल कैसे बनता है। मुझे पता है इस लाइन का ट्रायंगल बनता है ऐसे, है ना, ये ट्रायंगल बनता है। अब दूसरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो दूसरी का ऐसे बन जाएगा। अब जिस ट्रिपेजियम की बात हो रही है वो कौन सा ट्रिपेजियम होगा, वो इनके बीच वाला, ये। इस ट्रिपेजियम का मेरे को एरिया निकालना है।
अब देखिए जितनी चीजें आसान लग रही है ना, दिखा रहा हूं मैं, उतनी आसान है नहीं बेसिकली, ठीक है। पर अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चीजों में डेप्थ में काम कर रखा है, तो क्वेश्चन आसान लगेगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है फिर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए अब कितनी जल्दी आ जाएगा। अब मुझे ये पता है कि इसका एरिया क्या होता है, ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, यही तो मतलब है। बड़े वाले का एरिया क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आ गया, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूं, अगर सॉल्व करूं इसे, तो 12 से 12 गया और ये 6 आ गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करूं, 2 3 6 और ये 900, 150 बटे 4 यानी 75 बटे 2 यानी 37.5 यानी 31.5 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा ट्रिपेजियम था, वो ये वाला ट्रिपेजियम था जिसकी बात हो रही है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिगर भाई कैसे क्लिक करेगा, पहले से अगर कुछ कर रखा होगा तो ही क्लिक करेगा। बच्चे डेप्थ में नहीं जाते हैं, बच्चे कहते हैं कोऑर्डिनेट है यार, कोऑर्डिनेट में क्या है, आता है हमें, क्वेश्चन का कर लेंगे हम। आधे से ज्यादा बच्चों की सोच ही है। मैं डिटेल में करा रहा हूँ, एक एक चीज को समझा रहा हूँ, साथ के साथ ऑप्शन से भी बता रहा हूँ कैसे करनी है, ठीक है। तो बहुत लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई कोऑर्डिनेट हमें आता है, आता है, आता है, पर बनाना आता है, गिने चुने फॉर्मूले कर लिए, गिनी चुनी वैरायटी कर ली, डेप्थ में नहीं जाते बच्चे। 99% बच्चों की बात बता रहा हूँ, लाइटली लेते हैं सिलेक्शन, लेकिन लाइटली वाले बच्चे कभी नहीं लेते सिलेक्शन। वही लेता है जो हर चीज को एकदम बारीकी से करके जाता है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ट्राइंगल मेड बाय एक्स एक्सिस और दो लाइनों के इंटरसेक्शन से। मैं एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूं पहले। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल है ना। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर देखिए मैं y को 0 रखता हूं तो x कितना आएगा, 2 आएगा। और मैं अगर x को 0 रखता हूं तो y कितना आएगा, 4 आएगा। यानी ये दो पॉइंट है जहां पर ये लाइन काटेगी, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं एक लाइन बना देता हूं इससे, ये बना दी मैंने एक लाइन, ठीक है। ऐसे ही तो करते थे बचपन से हम। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की 0 है तो x की -1 आ गई, ठीक है। x 0 y 1, x की वैल्यू 0 हो गई तो y 1 हो गया, 0 1, ठीक है। और x की वैल्यू -1 हो गई तो y 0 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर दूसरी लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आ गई दूसरी लाइन आपकी, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, ठीक है। बात समझ आ गई है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे अगर आप तो क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 3 यूनिट इंटू हाइट, हाइट कौन सी आएगी ये वाली। पर क्या मेरे पास h है, मेरे पास h नहीं है। h क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं कि किस पॉइंट पे काटेंगे, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ठीक है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, y कोऑर्डिनेट की, क्योंकि मेरे को हाइट निकालनी है, बेस तो मेरे को मिल गई। y कोऑर्डिनेट कब निकलेगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसे घटाना पड़ेगा, क्योंकि x वाला हटाऊंगा तभी y की वैल्यू निकलेगी। तो 2 से गुणा करता हूं तो ये 2y आ गया, ठीक है। और y और 2y कितना हो गया 3y, और ये कितना आ गया -2, 4 माइनस -2 यानी 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो एरिया अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कैसे पता लगेगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कहीं ना कहीं तो काटेंगी, ठीक है। लाइन की पॉसिबिलिटी ही क्या होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो पैरेलल होती हैं, या कोइंसिडेंट होती है, या काटती हैं। उसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कोइंसिडेंट कब करती हैं वो आपको बता दिया है, वो वाली कंडीशन आपको नहीं दिखी। पैरेलल कब होती हैं वो आपको बता दिया है, वो आपको नहीं दिखी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लाइन काटेंगी, सीधी सी बात, ठीक है। सारी चीजें मैं साथ लेके चल रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा सोचिए जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में करना पड़ेगा, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है, रिपीट में दोबारा से देखिएगा कि कहां पर कमी रह गई है, आप कहां नहीं समझ पाए। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो चलिए आइए देखते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है भाई, पर एग्जाम में आया हुआ है वो, इसलिए कराया क्लास में। व्हाट इज ऑफ ट्राइंगल आर, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर आपको बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। ठीक है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ये, इसके अंदर सर्कम सेंटर MNO, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 8 6 है, इसके 8 -2, इसके 2 -2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं। अगर मान लेता हूं सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट है XY, एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये चीज आप सभी को पता है वैसे पहले से। ठीक है, जो सर्कम सेंटर होता है वो सभी शीट से बराबर दूरी पर होता है और वो रेडियस के बराबर होती है ना। मैं अगर बोलता हूं CM बराबर होगा CN के, तो मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर मैं CM की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 8 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए,
x माइनस 8 का होल स्क्वायर, बात एक ही है, मैंने पर x पहले लिख दिया, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर आ गया किसके, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये इसके आपके बराबर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट गया, ये देखिए, है ना, ये कट गया, ये बचा। ठीक, अब y की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, y की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर है y प्लस 2 का होल स्क्वायर। y की जगह अगर मैं 2 रख देता हूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व भी कर सकता हूं। एक बार ऐड करूंगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं एक बार ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मैं करता हूं जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, एक बार ऐड करूंगा तो आएगा 2y माइनस 4 बराबर हो गया इंटू, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ गया, इंटू 8, 0 के बराबर आ गया। ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, 8 नहीं माइनस 8 आएगा, तो 2y की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यानी ये y कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को 2। अब मेरे को वाला निकालना है x कोऑर्डिनेट। मुझे ये पता है कि cm जो है co के बराबर भी होगा। अगर मैं cm को co के बराबर लिखता हूं, cm कितना है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 8 का cn co के बराबर लेता हूं, ध्यान से देखिए, cn co के बराबर लूंगा तब मेरा काम बन पाएगा। ठीक है, वो क्या है, 8 है, नहीं इससे भी बन जाएगा, एक सेकंड हो जाइए, 8 माइनस 2 है, सही है, इससे भी बन जाएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने ले ही लिया, एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दी यार, 2 है, वो 2 है, ये गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, ये 2 है, मुझे लगा 8 है, ये 2 है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखता हूं x cm बराबर है cn के, cn बराबर है co के, मैं cm co के बराबर ले सकता हूं, cn co के बराबर ले सकता हूं। ठीक है, मेरे को y वाला काटना है तो मैंने cn co के बराबर ले लिया, तो मैंने देखा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया किसके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये आ गया। y प्लस 2 वाला पार्ट मैंने काट दिया, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिया है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को लिया ही इसलिए क्योंकि ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, x की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। 5 कैसे आएगी, देखिए मैं एक बार ऐड करूंगा तो 2x माइनस 10 0 के बराबर, x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये वैल्यू मेरी 5 हो गई, 5 2 मेरा आंसर हो गया। बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बच्चे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके चले जाते हैं, ये डेप्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और निकाला गया है केवल सरकम सेंटर, कोई स्पेशल फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया हमने, बिल्कुल बेसिक से निकाला है कि भाई जो सरकम सेंटर होता है वो बराबर दूरी पर होता है, यहाँ यहाँ यहाँ। एक बार इन दोनों को ले लिया तो हमने देखा x वाला पार्ट कट जाएगा, फिर मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को इसलिए लिया क्योंकि ये y वाला पार्ट कट गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, यहाँ y की वैल्यू मिल गई, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आज हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। एक क्लास लगभग है अभी और इसके अंदर, है ना, और इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा जितना मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 3-4 क्लास हैं, केवल यही कर लें तो बहुत है। ठीक है, पर एक एक चीज समझ के करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।